अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 4। आज हम दाखला नंबर 9वां दाखला करने जा रहे हैं। દાખલા નંબર 9। પુષ્પા ટ્રેડર્સનું 31/3/2015 रोज पूरा થતા વર્ષનું કાચું સરવૈયો। यहाँ पर काचा सरवैया दिया हुआ है। काचे सरवैया के ऊपर से हमको एंट्री करनी है। नीचे हवाले भी दिए हुए। हवाले में पहला हवाला है 31/3/15 રોજ 2,02,000નો સ્ટોક છે, જેમાંથી 2,000નો જાહેરાત સામગ્રીનો સ્ટોક છે, नमूना का एडवर्टाइजमेंट का। मालना स्टॉक पैकी 40% मालनी बाजार कीमत 20% વધુ છે। तो मैंने आपको बताया था વધુ वाली कीमत को ध्यान में नहीं लेना है। 30% मालनी बाजार कीमत 20% ઓછી છે, ये कीमत को ध्यान में लेना है। જ્યારે બાકીના માલમાં 5,000નો રિપેરિંગ ખર્ચ જરૂરી છે। જાહેરાત આપેલ માલ 7,500, 10,000નું ઉધાર વેચાણ ભૂલથી ઉધાર ખરીદી તરીકે નોંધેલ છે। દેવાદારોમાંથી 30,000 ઘાલખાત તરીકે માંડી વળવાના છે અને 10% ઘાલખાત અનામત રાખવાની છે। મૂડી પર 10% લેખે વ્યાજ આપવાનું છે અને ઉપાડ પર 6% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરો। कायमी मिलकत पर 10% लेके सीधी लिटीनी पद्धति घसारो गणो। तो यहाँ पर हमको जो एंट्रीज दी हुई है, हवाले हमने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे काचा सरवैया के हिसाब से। उपाड़ और मूड़ी। सबसे पहली एंट्री उपाड़ और मूड़ी। मूड़ी देवा बाजू पर लिखी जाएगी 3,30,000। 2 लाइन छोड़कर उपाड़ में माइनस की साइन आती है। उपाड़ 26,400। दूसरी एंट्री है खरीदी और वेचाण। खरीदी शुरू का स्टॉक दिया हुआ है। हाँ, शुरुआत का स्टॉक है, तो हम शुरुआत के स्टॉक को पहले लिखते हैं। खरीदी लिखेंगे उधार बाजू पर 3,24,900। यहाँ पर फ़रोख लिखेंगे 8,80,000। इसके बाद है माल परत उधार यानी वेचाण परत 88,000। माल परत जमा यानी खरीद परत 22,000। प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड में फाड़ा। तो प्रोविडेंट फंड की रकम कौन सी होगी और प्रोविडेंट फंड में फाड़ा कौन सा होगा, याद रखना है। प्रोविडेंट फंड में फाड़ा उधार तरफ होता है और प्रोविडेंट फंड जमा तरफ होता है। अगर ये याद नहीं रहता तो ये याद रखो, फाड़े की कीमत फंड की कीमत से कम होती है। फाड़ा अगर हम किसी चीज़ में अपना हिस्सा देते हैं तो हिस्सा कम होता है और हमारा खुद का जो फंड होता है वो ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर फंड में फाड़ा नफ़ा नुकसान खाते में लिखा जाएगा उधार तरफ। फाड़ा दिया हुआ है 11,000 और प्रोविडेंट फंड पीएफ लिखा जाएगा यहाँ पर 1,10,000। प्रोविडेंट फंडना रोकाणों અને તેનું વ્યાજ। प्रोविडेंट फंड के रोकाण यानी हमारी इन्वेस्टमेंट, जो हमारी जायदाद होती है। ठीक है, तो अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, रोकाण, इन्वेस्टमेंट, धीरेली लोन, ये सब हमारी जायदाद है। तो जायदाद हम मिलकत लेना बाजू पर यहाँ पर लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड में रोकाण, तो रोकाण है हमारा 1,10,000। ये पीएफ के रोकाणों का हमको सूद मिला है। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर हमको सूद मिला
पीएफના રોકાણોનું ब्याज। तो हम नफ़ा नुकसान खाते में जमा बाजू पर लिखेंगे क्योंकि ये हमारी बचत हुई है 8,800। इसके बाद की एंट्री है देवादारों और लेनदारों। लेनदार मूड़ी देवा बाजू पर, लेनदार दिए हुए हैं 1,65,000, जो हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि खरीदी वेचाण पे हवाला है। देवादार दिए हुए हैं 2,20,000। वटाव, दोनों तरफ वटाव है। उधार बाजू पर आपेल वटाव और जमा बाजू पर मड़ेल वटाव की एंट्री करनी है। उधार बाजू पर है 50,600 और जमा बाजू पर है 15,400। इसके बाद है घालखाद और घालखाद अनामत। हम इसका कोष्टक बनाएंगे। घालखाद जूनी प्लस घालखाद नवी, जिसे हम डूबा हुआ कर्ज बोलेंगे, प्लस घालखाद अनामत जूनी माइनस घालखाद अनामत नवी। घालखाद और घालखाद अनामत दी हुई है 33,000 जूनी में और 49,500 नई में, जूनी में, घालखाद अनामत जूनी में। अब इसके बाद हुंडी दी हुई है। हुंडी की एंट्री पीछे है। माल स्टॉक हम पहले लिख लेते हैं आगे। सरूनो स्टॉक दिया हुआ है 88,000। डैमरेज जो लिखा जाएगा, डैमरेज यहाँ पर लिखा जाएगा 3,300। कस्टम ड्यूटी व्यापार खाते में लिखी जाएगी 21,000। व्यापार खर्च यहाँ पर लिखा जाएगा नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू पर 1,00,000 का व्यापार खर्च किया। अब उसके बाद है, पीछे जब आ ही गए तो हम हुंडी की एंट्री कर लेते हैं। हुंडी यहाँ पर आएगी उधार बाजू पर, मूड़ी देवा बाजू पर देवी हुंडी की होती है जमा बाकी 27,500। हुंडी में कोई हवाला नहीं है। यहाँ पर लेनी हुंडी 16,500। अब है नकद सिलक हमारे पास सिर्फ 10,000 है। रोकड़ सिलक 10,000। बैंक सिलक 35,100। बैंक में पैसा है 35,100। कायमी मिल्कत 4,80,000, जिसकी कीमत थी 6,00,000। ब्रैकेट में हवाला है। चलो अब यहाँ पर जाहिरात खर्च दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ पर लिखा जाएगा जाहिरात खर्च, जिसके अंदर हवाला भी है। अन्य आवकों, आमदनी है ऊपर की हमारी, बचत अलग 19,600। इतनी एंट्री हमारी हो गई है। अब हम हवाले की ओर आगे बढ़ेंगे। हवाला नंबर 1 31/3/15 रोज 2,02,000 નો સ્ટોક છે, જેમાંથી 2,000નો જાહેરાત સામગ્રીનો સ્ટોક છે।
2,02,000 का माल का स्टॉक है, जिसमें से 2,000 जाहिरात का है। बचा कितना? 2,00,000। अब उसके अंदर हवाले में दिया हुआ है 40% मालनी बाजार कीमत 20% વધુ છે। इसके 40% कितने हो गए? 80,000। लेकिन इसकी कीमत वधु है और वधु कीमत को हम ध्यान में नहीं लेते। अब 80,000 निकल गया 2,00,000 में से, तो बचा कितना? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का माल बचा है। अब 2,00,000 के माल की 20%, ये 2,00,000 के माल में से 20% माल जो है कितना है? 40,000 का माल, जिसकी बाजार कीमत दी हुई है 20% ऊँची। अब 20% माल है ये माल है 40%। इतने माल की बाजार कीमत 20% कम है। अब इसके भी 20% निकाले जाएंगे। 4×2 8,000। तो यानी 40,000 के माल की बाजार कीमत 8,000 से कम है, यानी इसकी कीमत होगी 32,000। तो ये 80,000 और ये 32,000। तो आएगा 8, 9, 10, 11, 1,12,000। आगे दिया हुआ है बाकीना माल में 5,000 रिपेरिंग खर्च जरूरी है। बाकी का कितना माल बचा? 80,000 और 40,000 हट गया। 8, 9, 10, 11, 12, ये 1,20,000 है। 1,20,000 के माल की बाजार कीमत, ये माल 80,000 का था, ये माल कितने का था? 40,000 का। तो 80,000 का माल 80,000 का ही रहेगा। बाकी का 40,000 का माल की कीमत हो जाएगी 32,000। तो ये 32,000, 1,20,000 के माल की कीमत कितनी हो गई? 1,12,000। बचे कितने? 80,000। ये 80,000 में भी 5,000 के मरम्मत खर्च की ज़रूरत है। तो कितना पैसा बचा? 75,000। सिर्फ यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर 2,00,000 के 30% निकालने थे ना हमको। रकम में 20% नहीं, रकम में 30% दिया हुआ है। मैंने गलती से थोड़ी रकम गलत पढ़ ली है। मालनी बाजार कीमत 20% વધુ છે, उसके बाद लिखा हुआ है 30% मालनी बाजार कीमत 20% ऊँची है। तो ये यहाँ पर माल 30% का है। तो यहाँ पर आएगा 60,000। अब 60,000 के माल की बाजार कीमत 20% कम છે, 12, यानी 12,000 से कीमत कम। दोबारा एक बार कर लूँ। 2,00,000 का माल है, उसकी बाजार कीमत, उसकी 30%, उसमें से 30% माल उठाएंगे 60,000 का, जिसकी बाजार कीमत 20% कम है। यानी ये माल की 60,000 के माल की 12,000 कीमत कम है। तो वो माल पड़ेगा अपने को 48,000 का। एक माल 40% हटाया था, वो 80,000 का आया। एक माल 48,000 का हटाया था की कीमत आई है। अब बचा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी ये 80,000 और दूसरा ये 60,000, दोनों मिलाकर कितना हुआ? 1,40,000। बाकी के बचा माल जो है 60,000 का, उसकी बाजार कीमत में उसके अंदर रिपेयरिंग खर्च की ज़रूरत है प्लस 55,000। 60,000 के माल में 5,000 का रिपेयरिंग खर्च अगर ज़रूरत पड़ती है, तो बचता वो माल की कितनी कीमत है? 55,000। ये 80,000 का, ये 40% माल, ये 30% माल, और ये बचा हुआ माल बाकी का 30%। ठीक है, ये पूरी गिनती है। अब इसकी टोटल अमाउंट आएगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1,83,000। तो स्टॉक की कीमत कितनी आई? 1,83,000। अब हमको क्या करना है? आखिर स्टॉक यहाँ पर लिखना है।
दूसरी एंट्री व्यापार खाते में जमा बाजू। अच्छा, जो जाहिरात खर्च में हमारा माल निकाला था उसकी एंट्री भी हमको करनी है। जाहिरात में हमारा माल निकाला था तो ये हमने खर्चा कितना किया जाहिरात का 10,000, लेकिन इसमें से हमारा स्टॉक बच गया तो यहाँ पर कितना आया। अब ये जाहिरात का स्टॉक यहाँ पर पाका सरवैया में भी जमा बाजू पर लिखा जाएगा। जाहिरात का स्टॉक अलग से एंट्री होगी आखिर स्टॉक के नीचे। जाहिरात का स्टॉक 2,000। इसके बाद का हवाला है जाहिरात में आपेल माल 7,500। जाहिरात में आपेल माल 7,500, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। आठ ने 7 15,500। ये हमने जाहिरात में माल दिया। जाहिरात में जो हमने माल दिया है इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर लिखी जाएगी माइनस जाहिरात में आपेल, क्योंकि जाहिरात में दिया हुआ माल हमारे लिए अन्य तरह का व्यवहार, अन्य रीते गए माल का व्यवहार गिना जाता है, जिसको हम खरीदी में से माइनस करते हैं। जाहिरात, नमूना, दान, अकस्मात, चोरी, लूटपाट, ये सब हम खरीदी में से माइनस करते हैं। 10,000 उधार વેચાણ ભૂલથી ઉધાર ખરીદી તરીકે નોંધેલ છે। उधार वेचाण, यहाँ पर उधार वेचाण, वेचाण को प्लस करेंगे, था तो वेचाणी तो सही में प्लस करेंगे और यहाँ पर खरीदी में माइनस करेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पर देवादार लेनदार में दूसरी एंट्री होगी प्लस वेचाण 10,000 और यहाँ पर लेनदार में से माइनस भूलथी नोंधेल, गलती हो गई हमसे, इसको हम 10,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसके बाद का वाला है देवादारों में 30,000 घालखाद तरीके मांडी वाला। देवादार में से घालखाद, इतनी सारी घालखाद हुई, धंधा करते आता नहीं અને 10% घालखाद अनामत राखवानी छे। 2,20,000 में प्लस 10,000 यानी 2,30,000 में से 30,000 माइनस, तो बचा कितना 2 लाख। अब ये 2 लाख के 10% घालखाद अनामत, ये कितनी होगी 20,000। आउटर में जाएगा 1,80,000। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों तरफ एंट्री होगी, ये 30,000 और ये 20,000। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रकम है, इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले 33,000, फिर 30,000, उसके बाद है, अच्छा यहाँ पर कोष्टक में भी मैंने गलती की है, यहाँ पर जूनी आती है और सॉरी यहाँ पर नई आती है। अभी स्कूल ओपन हो गई है तो थोड़ा हालत, एनीवेज, घालखाद नई और ये माइनस घालखाद जूनी, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और काउंटिंग करेंगे। 33,000, 30,000, 20,000 के में से माइनस करना है तो आंसर आएगा 33,500, 33,500। अब इसके बाद हवाला है मूड़ी पर 10% लेके और उपाड़ पर 6% लेके ब्याज वसूल करो। मूड़ी का ब्याज और उपाड़ का ब्याज लिखना है। मूड़ी पर 10%, मूड़ीનું ब्याज 10% यानी 33,000 और उपाड़ का ब्याज 6%। 6% ब्याज होता है 26,400 का 1,584। तो अब यहाँ पर हम उपाड़ का ब्याज लिखेंगे
जमा बाजू पर उपाड़ का ब्याज कारोबार में हमारी इनकम कही जाती है, जिसे हम जमा बाजू पर लिखेंगे 1584। मूड़ी का ब्याज खर्च कहा जाता है, जिसे लिखेंगे 33,000 उधार बाजू। एक आखिरी एंट्री है कायमी मिलकतों पर घिसाई की। कायमी मिलकतों पर सीधी लिटी पद्धति है 10% घसारो। अब यहाँ पर कायमी मिलकत की हमको रकम दी हुई है 6 लाख। पड़तर कीमत सीधी लिटी की पद्धति में जो स्टार्टिंग की जो रकम होती है, घिसाई के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग की जो रकम होती है उसके ऊपर घिसाई गिनी जाती है। तो यहाँ पर 10% स्टार्टिंग की रकम पे घिसाई गिनी जाएगी 10%, तो आएगा 60,000। कायमी मिलकतों के ऊपर 60,000 की घिसाई 4,20,000। ये घिसाई नफ़ा नुकसान खाते में उधार तरफ 4,20,000। अब जो एंट्री बाहर निकालनी बाकी है उसे हम फटाफट बाहर निकालेंगे और ये दाखला यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और पहली एंट्री है 8,80,000 में से 80,000 माइनस प्लस 10,000, तो आउटर में जाएगा 8,02,000। अब यहाँ पर उधार बाजू पर 68,000 का स्टॉक, 88,000 का, सॉरी इसको आउटर में लिखना है, आउटर में लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसके बाद है खरीदी। खरीदी के बाद भूलती खरीदी माइनस, उसके बाद खरीद परत भी माइनस, जाहिरात में दिया हुआ भी माइनस, सब कुछ माइनस होकर आउटर में जाएगा 2,85,400। नफ़ा निकालो। हर बार नफ़ा नहीं निकालूंगी। अब जमा बाजू में से उधार बाजू माइनस करके नफ़ा निकालो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एंट्री दी हुई है। अब ये नफ़े को तुम लोग यहाँ पर लेके आओगे, तुमको पता है काचो नफ़ो यहाँ पर लेके आना है, नफ़ा ही आने वाला है। अब यहाँ पर हमने एंट्री की है 8800 और अब यहाँ पर 60,000 की घिसाई, 60,000 की घिसाई के बाद हमने यहाँ पर 60,000 की घिसाई लिखी। और हाँ, पीएफ का रोकाणों का सूद ये हमारी अन्य महसूली आवक नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। मूड़ी आवक है तो ये मूड़ी देवा बाजू पर लिखा जाएगा। है तो हमारी बचत ही, आमदनी ही है, लेकिन महसूली आमदनी नहीं है। महसूली आमदनी यहाँ पर लिखी जाती है। महसूली और मूड़ी के बीच में फ़र्क है। पूंजी की आमदनी जो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार होती है वो, तो ये आमदनी पूंजी आमदनी कही जाती है। और हर साल होती है, हर 6 महीने इस तरह की कुछ आमदनी होती है। इस तरह की आमदनी महसूली आमदनी कही जाती है। महसूली आमदनी की एंट्री यहाँ पर होती है, पूंजी आमदनी की एंट्री यहाँ पर होती है। मूड़ी आवक पीएफ ना रोकाणों ब्याज यहाँ पर मूड़ी देवा बाजू पर लिखा जाएगा। यहाँ पर हमको एंट्रीज बाहर निकालनी है। बढ़ेल ब्याज, अन्य आवकों, उपाड़ पर ब्याज, कच्चा नफ़ा आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी सारी एंट्री हमने बाहर निकाल दी है। अब यहाँ पर आएगा चोखा नफ़ा, जो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आएगा चोखा नफ़ा, यहाँ पर प्लस होगा, जिसके अंदर से उपाड़ और उपाड़ का ब्याज माइनस होगा, तो आउटर में जाएगा 6,55,300। दोनों तरफ का टोटल आपको करना है। इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो 1,55,000। सारी एंट्रीज़ बाहर निकाल लेनी है। हमने सारी एंट्री मोस्टली बाहर निकाल ही ली है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको टोटल करना है और दाखला ख़त्म करना है। आज थकान बहुत है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पीरियड में दाखला करेंगे। यहाँ पर ये दाखला ख़त्म किया है हमने।
अल्लाह हाफिज़।